बताओ, हमने पिछली वाली रिकॉर्डिंग कर ली और पिछली वाली रिकॉर्डिंग में ये जो माइक था, माइक लगा ही नहीं था, यहाँ लगा था वहाँ लगा ही नहीं था, आवाज़ ऐसे ही गूंज रही है। चलिए छोटा सा ही वीडियो बना, ये बात अच्छी हुई उसमें, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं एप्लीकेशन, क्या देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के क्या देखते हैं, एप्लीकेशन। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी बहुत पंखे की आवाज़ आ रही होगी, ईयरफोन लगा लीजिएगा या कुछ बड़ा कर दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ उसमें भी ज़ोर से ही बोल रहा हूँ, आवाज़ आएगी आपको, प्रॉपर आएगी। अभी देख लूँ, अरे भैया चलो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ सबसे पहला इसमें देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चार्ज वायर, ठीक है। हम मान लेते हैं कोई चार्ज्ड वायर है जो कि स्ट्रेट चार्ज वायर है, ठीक है। ये हो गया आपका वायर। भाई इसके अंदर चार्ज है, मान लेते हैं ढेर सारे, देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गए इसके अंदर। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज्ड वायर की वजह से हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और किसकी मदद से निकालने वाले हैं, गॉस लॉ की मदद से। किसकी मदद से, गॉस लॉ की मदद से। गॉस लॉ सबसे पहले क्या कहता है कि जिस भी बॉडी के अंदर चार्ज रखे हों, आप उसके आसपास एक सरफेस ले लो। क्या ले लो, सरफेस। और वो कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस को बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमेशा क्या दिखता है, सिमेट्रिकल सरफेस बनाता है, कि जो उसमें से चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही होंगी, वो गॉसियन सरफेस में पूरे क्या निकल रही होंगी, सिमेट्रिकली निकल रही होंगी। तो अगर मैं एक चार्ज्ड वायर की बात करूँ तो वायर कुछ इस तरीके का होगा ना, जैसे मेरा ये मार्कर दिख रहा है, इस तरीके का वायर होता है, यहाँ से लेकर ऐसे ऊपर जाता है। अब अगर मैं इसका शेप देखूँ तो इसका शेप किस तरीके का है, सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा है, सिलेंड्रिकल। देखिए यहाँ से लंबा है और यहाँ से ऐसे देखिए गोल गोल है। ये क्या है, गोल, और ये भी क्या है, गोल, और यहाँ से लंबा। तो अगर इसको मैं एक तार मानूँ तो इसका शेप कुछ सिलेंड्रिकल है। क्या है, सिलेंड्रिकल। देखिए कुछ इस तरीके से सिलेंडर नुमा, जहाँ पे ये इसका कुछ रेडियस है और ये इसकी लंबाई है। ये इसकी क्या है, लंबाई, डेट इज एल। मैं इसको बना देता हूँ, डेट इज एल, ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, और इसकी कुछ क्या है, रेडियस है, सिलेंड्रिकल नुमा है ये। तो ये हमारा क्या हो गया इधर, ये हो गया हमारे लिए यहाँ पे गॉसियन सरफेस। गॉस का क्या हो गया, ये सरफेस हो गया। फटाफट एक बार इसको लिखिए, फटाफट लिखिए। हाँ, क्लियर आ रहा है। क्लियर आता है तो दिल को संतुष्टि होती है। चलिए यहाँ देखिए, पिछली बार क्लियर था, बस वो आवाज़ की प्रॉब्लम थी। हाँ, मन तो कर रहा है वापस वीडियो बना दूँ, पर फिर ये होता है ना कि जिस फ्लो में बताया वो फ्लो वापस बनेगा कि नहीं, इसलिए। चलिए यहाँ देखते हैं, सोचने लग गया उसके बारे में। यहाँ देखिए, ये क्या है भाई, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव में, ये आपको पता है। ये देखिए बाहर की तरफ ई ना, ये इधर बाहर की तरफ ई, ये इधर बाहर की तरफ ई, ये इधर बाहर की तरफ ई, ठीक। यहाँ अगर मैं ऊपर भी देखूँ यहाँ पे, तो इधर भी बाहर की तरफ ई, इधर भी बाहर की तरफ ई, नीचे भी ना, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, आउटवर्ड की होगी। अगर लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेक करूँ, किसकी डायरेक्शन चेक करूँ, एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, जो हमारा सरफेस है हमेशा उसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो इसकी कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से बाहर निकला होगा, इस तरीके से कहाँ निकला होगा, बाहर निकला होगा कर्व सरफेस के। तो अगर यहाँ ds की बात करूँ तो ds की भी डायरेक्शन कहीं ना कहीं इसी e की ही डायरेक्शन में होगी, ds की। इधर भी e की डायरेक्शन में होगी ds की ना, इधर भी e की डायरेक्शन में होगी ds की, यहाँ पे बोलूँ तो भी e की डायरेक्शन में होगी ds की।
लेकिन अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ, ये जो ऊपर के दो सरफेस हैं, तो यहाँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या है, ये जो सामने वाला दिख रहा है, इसमें यहाँ सीधी तरफ निकला होगा, है कि नहीं, इसके परपेंडिकुलर कहाँ से बाहर निकला होगा, तो मतलब ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इधर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ds की एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और यहाँ अगर ds की बात करूँ तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई भाई। जितने भी कर्व सरफेस हैं, यहाँ ds परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ होगा, और यहाँ पे ds कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटली चार्ज, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चारों तरफ ऐसे बाहर निकल रही है उस गोले में से। जैसे मान लीजिए ऐसे यहाँ पे गोला है, ऐसे ऐसे करके, यही है ना सिलेंड्रिकल से, तो इसमें से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे चारों तरफ से बाहर बाहर निकल रही है, और आपका जो सर्फेस वेक्टर है, एक बार इधर बाहर है और इधर ऊपर की तरफ है। फिगर देख के अच्छे से बनाइएगा। मेरे पास ब्लैक मार्कर है, इसलिए मैंने सिर्फ ब्लैक यूज़ किया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो ds है उसको ब्लू से बना लो, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे ब्लैक से बना लो, ठीक है। तो इससे क्या अलग अलग कलर से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ कहाँ है। बना लीजिए एक बार इसको फटाफट। बहुत सिंपल चल रहा है ना हम लोग, कोई ज़्यादा इसमें दिमाग में जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स देखिए बहुत इजी सब्जेक्ट है, मेरी बात मानिए या समझिए, तो फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया ना। हिंदी इंग्लिश क्या है, कठिन है, कुछ बच्चों के लिए कठिन होगा वो भी, लेकिन उसमें जैसे नॉर्मली होता क्या है, कहानियाँ ही तो होती हैं। ग्रामर को अगर आप उसको स्किप कर दो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कहानियाँ ही होती हैं। कहानियाँ आप पढ़ो और आपका काम बन जाएगा। वैसे फिजिक्स में कुछ मैथमेटिक्स को स्किप कर दो, मैथमेटिक्स में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन मैं उसको लेके चलूँगा, बाकी नहीं तो फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स लैंग्वेज ही तो है। लैंग्वेज किस चीज़ की है, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है, ये देखो मेरा क्वाटो है, इसको लिख लेना एक जगह। फिजिक्स इज़ ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज़ ए लैंग्वेज सब्जेक्ट। हाँ, फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज किसकी है, लैंग्वेज ऑफ द नेचर। किसकी लैंग्वेज है ये, नेचर की लैंग्वेज है। नेचर इसी लैंग्वेज में हमसे बात करता है। जैसे मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ लो, तो मैं इस तरीके से बात करता हूँ। फिजिक्स आपसे ऐसे नहीं बात करेगा, बेटा पढ़ लो। फिजिक्स में आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, जब नंबर कम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेटा पढ़ लो। मम्मी ने बोली कि बेटा खिड़की बंद कर लो, खिड़की बंद कर लो, ठंडी हवा अंदर आ जाएगी, ठीक है, तो ये मम्मी की लैंग्वेज हुई कि मम्मी ने बोला खिड़की बंद कर लो। फिजिक्स ऐसे नहीं बोलेगा, फिजिक्स ठंडी हवा अंदर भेजेगा, मोमेंटम होगा उसमें, ठीक है, हवा वो क्या करेगा, अंदर भेजेगा। अंदर भेज के जब तुम्हें ठंडी लगेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अरे मुझे तो ठंडी लग रही है। ये लैंग्वेज किसकी हो गई, नेचर की। फिजिक्स भी एक तरीके का लैंग्वेज सब्जेक्ट ही है, बस वो लैंग्वेज किसकी है, नेचर की। अब यहाँ नीचे इसको समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, ठीक है, फटाफट। गॉस लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले गॉस लॉ क्या बोलता है, इसको लिख लेते हैं। गॉस लॉ स्टेट, गॉस लॉ क्या बोलता है कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1 बना के इसको रख देते हैं। सेकेंडली हम लोग क्या चेक करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे अगर आप चेक करें तो 3 सरफेस हैं। कितने सरफेस है, 3। एक ही अपर वाला, एक ही लोअर वाला, एक ही पूरा कर्व वाला। फिर से देखिए, एक ऊपर वाला सरफेस है, एक नीचे वाला सरफेस है, एक कर्व सरफेस है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, φ1, φ2, φ3, ठीक है। मतलब एक ऊपर वाला होगा ना, एक कर्व सरफेस वाला, एक नीचे वाला। तो अगर इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई डी एस, ठीक है, इधर भी क्या आ जाने वाला है, ई डी एस, इधर भी क्या आ जाने वाला है, ई डी एस। इसका ई डी एस क्या एक बार लिख देता हूँ, ये हो गया ऊपर वाला, ठीक है, आप लोग समझ जाओ, ये हो गया नीचे वाला, ये हो गया कर्व्ड वाला। बात समझ में आ रही है, फिगर में दिख रहा है कि नहीं, उसमें ये 4 नहीं लिखा है भाई, यू लिखा है, ठीक है,
4 ना समझ लेना इसको। ये हो गया ऊपर वाला मान लो, ये हो गया नीचे वाला, ये हो गया कर्व वाला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ करता हूँ मैं, फाई की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, शाबाश। देखिए फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई डी एस कॉस थीटा, जैसा कि आप जानते हो। इधर भी क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। इधर भी क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ जब आप ऊपर वाले की बात देख रहे हो या नीचे वाले की बात देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ई डी एस के बीच में जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एंगल। तो एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। डेट इज जो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। आप क्या जानते हो कि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0। तो मैं लिख देता हूँ फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू 0 प्लस ई डी एस कॉस थीटा ना, प्लस ई डी एस इंटू 0। मतलब ये जो है भाई, यहाँ पे देखिए, ये जो है ई वेक्टर और ये डी एस वेक्टर, ये दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। करस्पॉन्डिंग जो है आपकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, आपकी 0। सेम नीचे है, ये भी क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है। अरे मेरा, ये क्या है, देखिए परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाने वाली है, वैल्यू यहाँ पे 0। तो ये जो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा, कर्व सरफेस वाला। अब अगर हम कर्व सरफेस की बात करें, किसकी बात करें, कर्व सरफेस की, तो कर्व सरफेस में आप देख रहे हो कि जो ई वेक्टर की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी है, डी एस की। वही डायरेक्शन किसकी है, डी एस की। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, 1। कितनी हो जाती है, 1। यहाँ लिख लीजिएगा, फॉर अपर एंड लोअर पार्ट, बहुत ज़्यादा उसी में घुसा दिया। हाँ, लिख लीजिएगा आप लोग पहले इसको अच्छे से ऊपर, और इधर इसके ऊपर लिखिएगा फॉर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गया 0, ये क्या हो जाएगा, ई डी एस इंटू 1 प्लस 0, डेट इज ई इंटू डी एस। अभी जो डी एस है, ये कौन सा डी एस है, ये डी एस कर्व सरफेस है। ये क्या है, कर्व सरफेस है। अब कोई बच्चा मुझे फटाफट बताएगा कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। मैथमेटिक्स के बच्चे फटाफट बताएंगे। पॉज करिए वीडियो, कमेंट करके फटाफट बताइए, चीटिंग नहीं करनी है, बिना चीटिंग किए। अब बायोलॉजी के बच्चे वो तो कहेंगे मुझको पता नहीं है, तो उन लोग एक काम करिए, पॉज करिए, इंटरनेट पे चेक करिए, फटाफट आइए, फटाफट आइए, बताइए कितना है। क्या करना है, स्पीड में वीडियो बढ़ा दो, सर आगे तो बता ही दिए होंगे ना। अपने से मेहनत करना सीखिए बेटा, ठीक है। जब तक आलसी बने रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहाँ मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग धीरे धीरे मेहनत करना सीख जाओ। वैसे भी जिस बच्चे को एंटरटेनमेंट का शौक होगा वो यहाँ तक वीडियो देखता ही नहीं होगा। खैर यहाँ देखिए, ये क्या हो गया, ई डी एस की वैल्यू क्या होती है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा सिलेंडर का, उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर एल। कितनी होती है, 2 पाई आर एल। तो यहाँ अगर मैं फाई ई की वैल्यू देखूँ तो कितनी आ जा रही है, ई इंटू 2 पाई आर एल, दैट इज इक्वेशन 2। देखिए पहला तो हमारे गॉस लॉ की मदद से आ रहा है, ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा जो हमने इसको पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर को सॉल्व किया हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इंटू 2 पाई आर एल। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे इस स्ट्रेट चार्ज वायर को। जैसे बात समझ में आ रही है आप लोगों को बच्चों को, फटाफट इसको नोट करिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। आज फिगर अच्छा बना है, बस सही सही क्वालिटी का वीडियो अपलोड हो जाए।
अब यहाँ देखो, एक जगह क्या आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, और एक जगह क्या आ रही है वैल्यू आपकी ई इंटू 2πr, करेक्ट। तो इसकी जगह ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसमें से काम करूँ, ई इज इक्वल टू लिख दूँ क्यू अपॉन एल ना, और 1/2π एप्सिलॉन नॉट आर अलग कर दूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब याद करिएगा वो वीडियो, पीछे सर्च कर लीजिएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें भी लास्ट वाले वीडियो में लिंक विंक डाल दूंगा जो भी रहता है इसका। लीनियर चार्ज डेंसिटी का आप लोग वीडियो याद करिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? यही होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या चेंज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस क्या है आपके 1D में है। वायर जैसे अब मैंने उस दिन ही बताया था आपको, यहाँ पे जो वायर है किस में है, 1D में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ यूज़ करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग तो बेसिक चार्ज की क्यू वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। मतलब ये जो हमने रखा था ये भी तो सही था, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो बेटा बात यह है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो जाती है। यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इतना किसी बच्चे के दिमाग पे आता नहीं, लेकिन तो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग फिजिक्स की बेसिक को समझिए कि कोई भी चीज़ फिजिक्स में होती है ऐवी नहीं हो जाती है, ठीक है। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमने जो लैम्डा की वैल्यू ली है वो इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। क्या है? यूनिफॉर्मली। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो बेसिक मैं Q1, Q2, Q3 के फॉर्म में लिख देता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैं करस्पॉन्डिंग जो ई की वैल्यू लिखूंगा वो किसी कांस्टेंट के फॉर्म में लिखूंगा कि जो मेरी ई की वैल्यू है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये है इनफाइनाइट है ना, यहाँ पे आपके इनफाइनाइट भी लिखा होगा, ठीक है, बुक में चेक करना, इनफाइनाइट भी लिखा होगा। तो अगर ये इनफाइनाइट है तो मुझे जो बेसिक वैल्यू चाहिए ई की वो तो मुझे कांस्टेंट चाहिए ना। तो करस्पॉन्डिंग जिसके टर्म में निकाल रहा हूँ वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट कौन है मेरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कौन है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। जिन बच्चों को लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं पता है वो पीछे जाके एक बार लीनियर चार्ज डेंसिटी का वीडियो जरूर देख लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, तो संग में एक चीज़ और लग जाएगा, वो क्या है, एन कैप। और इसकी डायरेक्शन क्या है, वेयर एन कैप इज आउटवर्ड द कर्व सरफेस, कर्व सरफेस के क्या है, बाहर की तरफ है। देखिए ये लिखा हुआ तो बाहर की तरफ नहीं गया, एकदम नीचे, एकदम पास में, ठीक है। एन कैप क्या है आपका, आउटवर्ड सरफेस की तरफ है। बात समझ में आ रही है, फिगर बहुत बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको एक चीज़ पता चल गई होगी कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, डेट इज़ ये डिस्टेंस ना, जैसे जैसे ये आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। नॉर्मली अगर आपने देखा होगा तो गई लाइट,